मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, सभी परीक्षा के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक जहां से निश्चित रूप से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसी सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी से महत्वपूर्ण भाग, विदेशी स्रोत और अनुसूची और अनुच्छेद का स्टडी करेंगे। तो आप अपनी परीक्षा में मेरिट लिस्ट में शानदार करना चाहते हैं तो ऐसे टॉपिक के सभी प्रश्नों को याद रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले संविधान के महत्वपूर्ण भाग, ठीक है, कि किस भाग में क्या चीज़ है। तो भाग एक में क्या है? तो भाग एक में है संघ और उसका क्षेत्र, ठीक है। भाग एक में संघ और उसका क्षेत्र है। वीडियो ध्यान से देखना है और सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में याद भी कर लेना है। तो भाग एक में है संघ और उसका क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। तो भाग एक में क्या हो गया? संघ और उसका क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4 तक इसके बारे में दिया हुआ, ठीक है। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। भाग 2 में है नागरिकता और नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान दिया हुआ है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए भाग 4 और भाग 4 के ए, ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक है। भाग 4 में है क्या? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, 36 से 51 तक है। अब भाग 4 के ए में है, यानी कि भाग 4 के को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो भाग 4 के ए में क्या? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद 51 के ए में दिया हुआ, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है भाग 4 के ए में, ठीक। फिर भाग 5 में चलते हैं। भाग 5 में क्या है? तो इसमें संघ के बारे में दिया हुआ, ठीक है। भाग 5 में संघ के बारे में दिया हुआ है और उसमें क्या क्या है? जैसे कार्यकारी संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ठीक है, ये सभी दिया हुआ है। अनुच्छेद 52 से लेकर ये सभी आता है कहाँ तक? अनुच्छेद 151 तक, ठीक। और एक बार इसको डिटेल से देखिए। जैसे कार्यकारी है, ये अनुच्छेद 52 से 78 तक आता है, ठीक है, संघ का। और संसद जो है अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद का बारे में दिया हुआ है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 123 में है। संघ न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147 तक है। ये सभी के बारे में आगे वीडियो में डिटेल से, इसका अनुच्छेद किस अनुच्छेद में क्या है, ठीक है, इसका अनुसूची में कौन, अनुसूची में क्या है, आगे डिटेल में इसका पढ़ेंगे, ठीक है। और राज्य के जो ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है अनुच्छेद 148 से 51 तक है, ठीक है। लेकिन सिंपल भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो 148 में, ठीक। भाग 6 में क्या है? तो देखिए भाग 5 में है आपका संघ के बारे में, ठीक है, और भाग 6 में है राज्य के बारे में। जैसे राज्य का जनरल हो गया, कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल और राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 152 से 213 तक है। नेक्स्ट है आपका भाग 7 है ना। भाग 7 में क्या है? देखिए भाग जो 6 है, ठीक है, 6 में ही ये वाला दो चीज़ें हो रही है, क्या? हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ठीक। भाग 7 में क्या है? भाग 7 में है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्सित पहली अनुसूची के बी भाग वाले राज्य, ठीक है। तो यहाँ से रिलेट कर लेना है, 7वां भाग में 7वें संविधान संशोधन के बारे में दिया हो, ठीक है। तो भाग 7 में 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया हुआ है, ठीक। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है और अनुच्छेद 239 से 242 तक है। और भाग 9 में क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, भाग 9 और भाग 9 का ए, ठीक है। तो भाग 9 में आपका दिया हुआ पंचायत और भाग 9 के ए में क्या है? नगर पालिका। तो भाग 9 में जो है पंचायत है, पंचायत के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 के ओ तक, ठीक। जैसे 243 ए बी सी इस तरह से सब अनुच्छेद है, ठीक। तो और भाग 9 का ए जो है ये नगर पालिका से, इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद पी से, है ना, 243 के पी से 243 जेड जी तक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि नगर पालिका के बारे में कहाँ तक, कौन सा अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 243 के पी से 243 के जेड जी तक नगर पालिका है और पंचायत है 243 से
243 के ओ तक है, ठीक। और भाग 9 के बी में क्या है, ये सहकारी समितियां हैं, ठीक। सहकारी समितियां जो है ये अनुच्छेद 243 एच से 243 जेड टी तक है। नेक्स्ट है भाग 10। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, अनुच्छेद 244 से 244 ए तक, है ना। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध है, ठीक है। देखिए संघ और राज्य के बीच में यहाँ संबंध है, लेकिन भाग 1 में क्या था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र था, ठीक है। तो ये दोनों थोड़ा स्पष्ट रखना है। भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र, और यहाँ भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में दिया हुआ है, ठीक। इसमें आता है विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, और अनुच्छेद 245 से 263 तक है। नेक्स्ट है भाग 12। तो भाग 12 में क्या है, बीत, संपत्ति, अनुबंध और सूट। सूट यानी बाद, है ना, जैसे होता है केरल बनाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बाद जो होता है ना, तो ये बाद है, यानी कि बीत, संपत्ति, अनुबंध और सूट यानी बाद, ये भाग 12 में है। इसमें जैसे बीत हो गया उधार लेना, संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व, कर्तव्य और सुविधाएं, और संपत्ति का अधिकार, ये सब है किसमें, भाग 12 में आ जाता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 300 ए में है, ठीक है। जो कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर इसको विधिक अधिकार बनाया गया है और अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। नेक्स्ट है कि भाग 13। भाग 13 में क्या है कि भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, और भाग 13 में ये अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। अब देखिए संघ और राज्य वाला 3 आ गया। एक तो पहला है भाग 1 संघ उसका क्षेत्र, और भाग 11 में क्या था, किस भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध, ठीक। संघ और राज्य के बीच संबंध, और यहाँ पर क्या हो गया, भाग 14 में क्या है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, है ना, अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14 के ए में क्या है, न्यायाधिकरण, अनुच्छेद 323 के ए से 323 के बी तक है। अब भाग 15 में क्या है, चुनाव। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये रट के रखना है कि चुनाव डायरेक्ट पूछा जाएगा। चुनाव किस भाग में है, तो भाग 15 में है। चुनाव किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में है। अब पूरे चुनाव के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है 324 से 329 के ए तक, ठीक है। तो चुनाव 324 भाग 15 अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, ये अनुच्छेद 330 से 342 है। कुछ वर्गों के संबंध में, यानी कि जैसे कि SC/ST हो गया, उसके बारे में कुछ विशेष छूट हो गया, तो ये सब आता है भाग 16 में, ठीक है। भाग 17, इसको 17 कैसे कहेंगे, देखिए ये 10 होता है, ये भी होता है 5, 15, और ये 2 लाइन हो गए 15 2 17, ठीक। तो ये भाग 17 में क्या है, ये भाग 17 में भाषा, है ना, आधिकारिक भाषा। भाषा के बारे में पूरा दिया हुआ है, जैसे कि 8वीं अनुसूची में जो भाषा है, ये सब भाग 17 में, ठीक है। तो भाषा, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, है ना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषा है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा, है ना, विशेष निर्देश, ये सभी है भाग 17 में, ठीक है। तो भाषा के बारे में जो है ये भाग 17 में है। भाग 17 भाषा भाग 17 में, और अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक है, ठीक। नेक्स्ट है आपका भाग 18, है ना, 10, 5, 15, 3, 18। भाग 18। भाग 18 में क्या है, आपातकालीन प्रावधान है ना। ये नहीं पूछे कि आपात उपबंध या तो आपातकालीन प्रावधान किस भाग में, तो भाग 18 में है, जिसमें अनुच्छेद 356 से 352 से 360 तक है। जो कि 352 में जो अनुच्छेद आ जाता है राष्ट्रीय आपात है। 356 यहाँ 3 अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि बार बार आता है। 352 हो गया राष्ट्रीय आपात, 356 हो गया राष्ट्रपति शासन, और 360 हो गया द्वितीय आपात, ठीक है। तो ये सभी अनुच्छेद, ये सब किस में आता है, तो आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में है। नेक्स्ट है भाग 19। भाग 19 में विविध दिया हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 361 से 367 तक, ठीक। जैसे कि भाग 19 में जो है अनुच्छेद 361 में क्या, जैसे कि राष्ट्रपति और आपका राज्यपाल, है ना, इसके संरक्षण के बारे में 361 में दिया हुआ है। भाग 20 में क्या है,
तो संविधान संशोधन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको मान सकते हैं ना, बार बार रिपीट होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है भाग 20 में है, ठीक, और अनुच्छेद 368 में है, ठीक। तो भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 और अनुच्छेद 368 में है। फिर आता है आपका भाग 21, 10 और 10 और 20 हो गया और 21। तो भाग 21 में क्या, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, ये है अनुच्छेद 369 से 392 तक है। नेक्स्ट आपका आता है भाग 22। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन, ये भाग 22 में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर एक बताते हैं क्वेश्चन, जो कि आप नोट कर लीजिएगा। हम लोग क्या है, संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो संविधान से कम 10 ऐसे प्रश्न हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी प्रश्न बताएंगे सब सेलेक्टेड और काफ़ी वीवीआई इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके आने की 100% संभावना रहेगी और निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो 10 प्रश्न आप पहले यहाँ पर लिख लीजिए, फिर आगे आपको बताएंगे कि विदेशी स्रोत, जो कि कौन सा जो स्रोत है किस देश से लिया गया, ठीक है। 10 प्रश्न, जैसे कि संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। आप नोट करते जाइए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई। भारतीय संविधान को, दूसरा क्या है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को ये अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। और इसी 26 नवंबर से एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस, है ना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था, ठीक है। अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर को और एक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दूध दिवस, है ना। तो राष्ट्रीय दूध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और यही दोनों डेट के जो बीच अंतर है, ठीक है, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी 1946 को, और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो इस जो डेट के बीच अंतर है, यही है संविधान बनने में जो समय लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान बनने में जो कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 3 वर्ष में 12 दिन कम, ठीक है। संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आएगा कि संविधान की लागू कब हुआ, ठीक है। पहली बैठक हो गया 9 दिसंबर 1946, अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी, जो कि सबको मालूम है, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा का विचार किसने दिया था। तो संविधान सभा का विचार दिया था एम.एन. रॉय। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कन्फ्यूजन कर सकता है। संविधान सभा का विचार दिया था एम.एन. रॉय, ठीक है, एम.एन. राय, ठीक है। लेकिन संविधान सभा का सलाहकार कौन था, दोनों एक ही जैसा नाम है, क्वेश्चन भी एक ही जैसा, इसलिए दोनों को जब भी पढ़िए तो साथ में पढ़िए, ठीक है। संविधान सभा का विचार दिया था एम.एन. राय, और संविधान सभा का सलाहकार था बी.एन. राव, ठीक है। तो याद रखना है, संविधान सभा का सलाहकार था बी.एन. राव, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अच्छा, विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान, है ना, लिखित संविधान सबसे बड़ा भारत का है, लेकिन विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान किस देश का है, तो वो है ब्रिटेन का, ठीक है। याद रखना है, लिखित पूछे तो सबसे प्राचीन ब्रिटेन का है, लेकिन विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है, तो वो है अमेरिका का, ठीक है। एक बार फिर समझिए ये तीनों क्वेश्चन, लास्ट वाला, दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान जो है ये ब्रिटेन का है, लेकिन विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है ये अमेरिका का है, ठीक है। ये सभी प्रश्नों को हमेशा हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग स्रोत, है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, देखिए मूल संविधान में क्या है, भारत के मूल संविधान में 22 भाग था, ठीक है, 22 भाग था और 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद था,
ठीक है, मूल संविधान की बात हो रही है, ठीक। और लेकिन वर्तमान में क्या है, ये भाग जो है 22 से बढ़कर 25 हो गया है। और अनुसूची क्या है, 4 अनुसूची और जुड़ा है इसमें, तो हो गया 12 अनुसूची। वर्तमान में 12 अनुसूची है। और अनुच्छेद की बात करें तो ये 448 प्लस हो गया, ठीक है। तो 448 अनुच्छेद वर्तमान में आपको याद रखना, ठीक। अब देखते हैं कि स्रोत हैं किस देश से लिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाता है चैप्टर, जहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि समवर्ती सूची ये किस देश से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और व्यापार, वाणिज्य और स्वतंत्रता ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से एक और याद रखना आपको, अगर पूछे कि प्रस्तावना की भाषा ये किस देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया, ठीक। और प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ठीक। नेक्स्ट है, और एक चीज और यहाँ पर देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जो कि आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, पहला क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और याद आपको बताना है कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होता है वो किस अनुच्छेद में होता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपको बताई दे राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत ये भी आपको बताना है, ठीक। फिर देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया, ठीक है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, फिर केंद्र में अपशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है ना। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार ये कनाडा के संविधान से लिया गया। संघीय प्रणाली ये कहाँ से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से। देखिए ये संघीय प्रणाली के अंतर्गत ही ये सभी आता है, ठीक है। तो संघीय प्रणाली, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संघीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, इसमें आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये तीनों चीज़ें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक। फिर समझिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया, तो जापान के संविधान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश से लिया गया, तो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना में न्याय के आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये कहाँ से लिया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ही रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपका आता है कि संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट और संसदीय विशेषाधिकार अद्वितीय सदन ये कहाँ से लिया गया, सभी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से यानी कि इंग्लैंड से लिया गया, ठीक है। एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कानून का शासन किस देश से लिया गया, तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया यानी इंग्लैंड से लिया गया, ठीक है। संसदीय सरकार ये भी ब्रिटेन से लिया गया। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। अब विशेषाधिकार रीट ब्रिटेन से, और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, और आपका है द्विसदन भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक समीक्षा ये भी अमेरिका से लिया गया। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, प्रस्तावना का विचार अगर पूछे कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा पूछे तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक। नेक्स्ट है, और ये जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है ना, उपाध्यक्ष का पद, ये भी कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक। नेक्स्ट है जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया,
तो गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, एक बार फिर से इसको सरसरी निगाहों से देखते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन जो मेन पॉइंट होता है उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको रट के रखना है। देखिए मूल कर्तव्य ये रूस से लिया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से लिया गया है, और मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर समझिए, देखिए मूल कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य ये रूस से। ठीक है, अब मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, कानून का शासन ये विधायी प्रक्रिया या तो एकल नागरिकता ये ब्रिटेन के संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। नेक्स्ट, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है ना। ये सभी आपको बताएं, फिर बताएंगे। ठीक है, तो भाग 3 में ये, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है, और आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है जर्मनी के संविधान से लिया गया। आपात उपबंध के बारे में पूछे तो जर्मनी के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और जो गणतंत्र और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श ये कहाँ से लिया गया, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका अनुसूची के बारे में देखते हैं। ठीक है, 12 अनुसूची के बारे में देखते हैं। ठीक, तो पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। ठीक है, पहली अनुसूची में। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। ठीक है, तो पहला अनुसूची में। ठीक है, और यही चीज़ें यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र जो है ये पहली अनुसूची, और भाग कितना है, भाग 1 में है। और अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद भी 1 है। ठीक है, जो कि 1 से 4 तक दिया हुआ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, तो देखिए संघ और राज्य क्षेत्र हो गया भाग 1, और अनुसूची 1, और अनुच्छेद भी 1। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं 10वीं, ये दूसरी है ना, दूसरी अनुसूची जो है, पहली अनुसूची हो गया, दूसरी अनुसूची में क्या है, तो इसमें है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, और राज्यों के परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, और राज्य के विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन का प्रावधान है। तो मेन चीज़ें याद रखना है कि ये सब बड़ी पदों का जो है वेतन का प्रावधान है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, अनुसूची 2 में है। ठीक है, अनुसूची 2 में है ये सब। ठीक, तो पहले में क्या हो गया, संघ और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची। दूसरा में क्या हो गया, वेतन। तीसरा में क्या है, शपथ। ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान के रूप। फिर चौथा में क्या है, चौथी अनुसूची में है भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटों को आवंटित करना। ठीक है, तो ये 4 अनुसूची जो पहला है, पहले इसको याद करते हैं। ठीक है, फिर बाकी आगे अनुसूची देखते हैं। तो चारों अनुसूची को याद कैसे रखना है आपको, देखिए मान के चलिए कि आप एक एम्प्लॉयर हैं, यानी कि काम करने की तलाश में आप कहीं गए हैं। ठीक है, तो क्या है कि आपको बता देता, जैसे आपको मालूम है कि यहाँ काम करना है, जैसे आपको पहले बता दिया कि राज्य और केंद्र, जो राज्य क्षेत्र है, वो आपको क्षेत्र के बारे में कि यहाँ राज्य और या तो केंद्र शासित प्रदेश जो है ये यहाँ आपको काम करना है। ठीक है, तो ये आपको मालूम है। पहले जो एम्प्लॉयर होता है, आपको कहीं जाते हैं तो आपको एक आइडिया रहता है, मालूम रहता है कि हाँ यहाँ पे ये ऐसा काम है। ठीक है, तो आपको काम के बारे में मालूम है। ठीक है, क्षेत्र मालूम है कि आपको यहाँ पर काम करना है, जैसे एक राज्य में 2 राज्य में काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा में क्या है, दूसरा बात का क्या आ जाता है कि वेतन के बारे में पहले बात करते हैं कि कितना सैलरी मिलेगा। ठीक है ना, जैसे आपको जैसे ही काम के आप क्या काम करने वाले, काम की तलाश में गए, आपको मालूम है कहीं गए तो इसमें काम करना है, तो पहले आपको क्या जानकारी लेते हैं, वेतन की, कितना सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा में क्या हो जाएगा, सैलरी। जैसे ही आपको सैलरी जम जाती है कि हाँ चलो इतना पैसा देगा, तो फिर क्या है, आप राजी जब हो जाते हैं तो आप शपथ लेते हैं कि हाँ काम करेंगे, तो आपको शपथ लेवाया जाता है। जैसे नहीं कि ज्वाइनिंग लेटर होता है, ये सब लिखा पढ़ी हो जाता है, तो शपथ लेते हैं। तीसरा में क्या हो गया, शपथ।
जैसे आप शपथ लेते हैं तो आपको फिर सीट दे दिया जाता है, चलिए आप यहाँ पर बैठिए और यहाँ से काम करिए। ठीक है, तो ये 4 अनुसूची जो है ऐसे याद कर लेना है कि राज्य क्षेत्र मिला, फिर वेतन के बारे में बात किए, फिर शपथ लिए, और फिर चौथा में क्या है, सीट मिल गया है ना, सीटों का आवंटन। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना है इसको। तो अनुसूची 1 में क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सूची है, दूसरा में वेतन, और तीसरा शपथ है ना, तीसरा में क्या हो जाएगा, शपथ, तीसरा में शपथ ले लिए और चौथा में सीट पे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 अनुसूची ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, तो ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ये 4 अनुसूची हो गया। फिर 5वां अनुसूची की बात करते हैं, तो ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में। ठीक, ये ऊपर वाला जो चारों है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 5, 6 और 7 ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना है आपको। तो 5वीं अनुसूची में SC ST का प्रशासन का एवं नियंत्रण। 6ठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधान। ठीक है, 5वीं में भी है SC ST का प्रशासन एवं नियंत्रण, 6ठी में भी SC ST का है, लेकिन कुछ खास राज्यों का है। जैसे असम पूर्वी क्षेत्र वाला जो है राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधान है। ये 5 और 6 भी आपको ध्यान में आ जाएगा, SC ST के बारे में दोनों दिया हुआ। ठीक है, बाकी 4 उसको पहले का मालूम ही है कि आपको क्षेत्र मालूम है, संघ, राज्य, क्षेत्र। फिर वेतन की बात करेंगे, सैलरी हो गया, वेतन हो गया, फिर शपथ ले लेंगे, फिर सीटों पर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो 4 अनुसूची हो गया। 5वां 6ठा में क्या है, SC ST के बारे में। 7वां में क्या है, 7वां अनुसूची में क्या है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का, 7वां शक्तियों ऐसे रिलेट करके याद रखना है। तो शक्तियों और कार्यों का आवंटन। ठीक है, तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति का 7वां अनुसूची में क्या है, शक्ति के बारे में दिया हुआ है। जैसे संघ सूची में जैसे 97 विषय, राज्य सूची का 66 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय, ये सभी दिया हुआ है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में दोनों के बीच का शक्ति है ना, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति। फिर आते हैं 8वीं अनुसूची पर। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में क्या, ये आपको काफ़ी आप कई बार पढ़े होंगे और कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही रिपीट होता है 8वीं अनुसूची में, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, वो कौन कौन सा भाषा है एक बार देख लीजिए सरसरी निगाहों से, ताकि आपसे पूछे कि 22वीं अनुसूची जो 22 भाषाओं में कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है, वो कौन कौन सा है देखिए, वो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, उसके बाद है आपका मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी। ठीक है, अब इसमें क्या है, मूल संविधान में जो था पहले 14 भाषा थे। ठीक है, और 8 भाषा बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो 8 भाषा जो जोड़ा गया है वो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन जो 8 जो भाषा बाद में जोड़ा गया है, पहले 14 भाषा थी, फिर 8 भाषा जोड़ा गया तो 22 भाषा हुआ। तो जो 8 भाषा बाद में जोड़ा गया उससे क्वेश्चन अभी क्या बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, तो सिंधी 1967 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद ऐसे रखना है कि सिंधी 67। ठीक है, ये हो गया। फिर 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक है ना, एक शब्द याद रखना नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को कब जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और फिर ये हो गया कितना, एक सिंधी और 3 ये हुआ नमक, 4 हो गया। और फिर 4 भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो उसको याद रखना है कैसे, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ऐसे याद रखना है। ठीक है, आप जैसे पढ़ने को आपको मिलेगा कैसे, देखिए संथाली है, मैथिली है, बोडो, डोंगरी है, तो आपको याद रखना है कैसे, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी,
मैथिली 47। तो ये 8 भाषा आपको याद रहेगा। जैसे देखिए सिंधी 67, 1967 हो गया। नमक नेपाली मणिपुरी कोंकणी, ये कब जोड़ा गया? 1992 में। फिर बोडो डोंगरी और मैथिली 47, बोडो डोंगरी मैथिली 47, बोडो डोंगरी मैथिली 47, ये 4 भाषा को 2003 में जोड़ा गया। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये 8 अनुसूची हो गया। ठीक है, इधर 8 अनुसूची हो गया। अब देखिए अनुसूची में क्या है खेल, अनुसूची में 12 अनुसूची है टोटल अभी, लेकिन मूल संविधान में कितना था? 8 अनुसूची। तो 8 अनुसूची में फिर 4 अनुसूची क्या बाद में जोड़ा गया। तो फिर ये जो 4 अनुसूची है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ये भी इस तरह से विशेष रूप से इसको याद रखना है। जैसे भाषा में है 14 भाषा था, फिर 8 भाषा जो जोड़ा गया उसको याद करवा दिया आपको। फिर जो 4 अनुसूची इधर है, देखिए अनुसूची तो आपको याद करवा दिया 8 तक। ठीक है, फिर जो ये 4 अनुसूची ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में क्या हुआ? तो 9वीं अनुसूची में है ये भूमि सुधार संबंधी है। ठीक है, जैसे कि इसमें भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, उद्योगों से संबंधित अधिनियम और आदेश शामिल है। ठीक है, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था यही हुआ था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपसे कि संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और वो संशोधन में प्रथम संशोधन में क्या जोड़ा गया था? यही भूमि सुधार संबंधी। कौन सी अनुसूची? तो ये 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, तो क्योंकि 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, तो पहला संशोधन करके ये 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो पहला जो संशोधन हुआ था संविधान में यही हुआ था 1951 में, भूमि सुधार संबंधी है, और ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 9वीं अनुसूची में क्या है, तो भूमि सुधार संबंधी इसमें नियम है। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं में है दल बदल। ठीक है, 10वीं में दल बदल, डायरेक्ट आपको याद रहेगा 10वीं दल बदल, 10वीं दल बदल, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। तो 10वीं दल बदल ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जामों में कई बार रिपीट हुआ है। तो दल बदल यहाँ मेन चीज़ें याद रखना है कि दल बदल किस में? तो 10वीं, 2 से दल बदल, 2 से 10वीं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, इतना महत्वपूर्ण है कि किस संविधान संशोधन के तहत है ना दल बदल को जोड़ा गया है। तो दल बदल या तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, तो ये सभी चारों चीज़ें याद रखना है कि 10वीं अनुसूची में है दल बदल और 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल। फिर 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं और 12वीं में है पंचायत, इसमें पंचायत, इसमें नगर पालिका। ठीक है, तो वो जो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत को जोड़ा गया था, और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? 11वीं और 12वीं में क्या याद रखना है? 11वीं में पंचायत, 12वीं में नगर पालिका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक बार फिर से समझिए, देखिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, लास्ट वाला 4 क्या क्या है? 9वीं में क्या है? भूमि सुधार संबंधी, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायत और 12वीं नगर पालिका। ठीक है, तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना। तो अब अनुच्छेद के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 1 में है ये, और भाग 1 में क्या है? तो वही संघ और उसका क्षेत्र, और अनुसूची 1 में है संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, यानी कि भाग 1 में ही भाग 1 बोलिए, और अनुसूची 1 बोलिए, और अनुच्छेद 1 बोलिए। ठीक है, तो ये सब ये तीनों में क्या है? सेम चीज़ें में संघ और उसका क्षेत्र से ये शुरू होता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 2 में क्या है? तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ठीक है, ये भी भाग 1 में ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 और 2 ये किस में आ जाएगा? भाग 1 में ही आ जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, भाग 1 में ये संघ का नाम और राज्य क्षेत्र और नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, ये भाग 1 में ही आएगा। ठीक, भाग 1 में है अनुच्छेद 1 से 4 तक ये दिया हुआ है प्रावधान, संघ और उसका क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट है मूल अधिकार। ये मतलब कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार 12 से 35 तक अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिया हुआ है। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार क्या हुआ कि एग्जाम में पूछा गया था, ये 12 से 35 के बीच कोई अनुच्छेद, मतलब उसमें एक बड़ा लाइन क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे दिया गया और उसमें मूल अधिकार का जिक्र है, और वो क्वेश्चन आप कभी नहीं पढ़े। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि मूल अधिकार अगर दिया हुआ है और
वो नहीं पढ़ें तो अनुच्छेद अगर पूछ दिया तो ऑप्शन में आपको 12 से 35 के बीच रहेगा ना, वही आप टिक करना है कि ये अनुच्छेद 12 से 35 के, अगर मूल अधिकार उसमें एक शब्द पकड़ लिए तो आप अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो रहेगा उसको आंसर करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ये भी काम करता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए 12 से 35 तक जो अनुच्छेद ये मौलिक अधिकार के बारे में दिया हुआ, ठीक है। मूल अधिकार किस भाग में, तो भाग 3 में है और अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है, ठीक है। इसके जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है, अनुच्छेद जो 12 से 35 के बीच का है उसको देखते हैं कि अनुच्छेद 14 के बारे में पूछा जाता है आपसे कि विधि के समक्ष समानता, ये है अनुच्छेद 14 में, ठीक। विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 में है। और अस्पृश्यता का अंत, ये अनुच्छेद 17 में। ना जाने कितने बार पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा रिपीट होते रहता है। तो अस्पृश्यता 17, अस्पृश्यता 17, इसको रट के रखना है हमेशा ना। वो अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में, वो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, वो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ है, अनुच्छेद 19 के 1 के को में, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1 के को में है। नेक्स्ट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23 में है, ठीक है। याद रखना है 23 और 24 में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान बोले तो अनुच्छेद 23 हो गया। कारखानों, खानों या दुकानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का रोजगार पर प्रतिबंध, ये होगा अनुच्छेद 24 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे 14 वर्ष से कम जो बोलेगा वो 24, 14 24, 14 24 ऐसे रिलेट कर लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद भी रहेगा। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में लगाना, ये है अनुच्छेद 24 में है, ठीक है। अब मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है अनुच्छेद 23 में, ठीक। नेक्स्ट है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है, तो ये 36 से 51 तक है, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये 36 से 51 तक है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस भाग में है, तो भाग 4 में है। और कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। ये ध्यान रखना है। और भाग 4 में है, तो भाग 4 जब भी पढ़ेंगे तो भाग 4 का को भी साथ में पढ़ना है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन कर देगा आपको कभी भी, इसलिए इसको दोनों हमेशा स्पष्ट रखना है। जैसे कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो मूल कर्तव्य जो है वो आ जाएगा मूल कर्तव्य, ये भाग 4 के को में है, ठीक है। 4 का को बोलिए या तो 4 का ए, तो ये ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में है और मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के को में है। और मूल कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51 के को में है, ठीक है। देखिए 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वही 51 के को में बेचारा ये लटक गया मूल कर्तव्य, ठीक है। तो 51 के को में है मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और मूल कर्तव्य जो है ये रूस से, और मौलिक अधिकार वो अमेरिका से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ अनुच्छेद देखते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायतों का गठन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। जितने भी प्रश्न आप इसमें है ये सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है, सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का गठन संगठन ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में, ठीक। और यहाँ पर 1-2 अनुच्छेद और महत्वपूर्ण है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए जो कि काफ़ी चर्चे में भी है, समान नागरिक संहिता ये किस अनुच्छेद में है, तो समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में, ठीक है। इसको याद ऐसे रख लीजिएगा, समान नागरिक यानी समान अंक वाला, ठीक है। अनुच्छेद वहाँ ऑप्शन में देगा अनुच्छेद 40, 41, 42, 43, ये 44, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता समान अंक वाला ढूंढ के टिक कर देना, ठीक है। तो समान अंक यानी कि 4-4, ठीक। तो समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण ये किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में आता है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है अनुच्छेद 49 में है, ठीक। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। और एक अनुच्छेद यहाँ पर और काफ़ी महत्वपूर्ण है,
कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये किस अनुच्छेद में? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में। ठीक, ये ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट आपका आता है अनुच्छेद 21 के को, ये बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। जैसे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है वो अनुच्छेद 21 के को में ही रखा गया है। ठीक, अनुच्छेद 21 में क्या था? अनुच्छेद 21 में था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक नहीं, देख लीजिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। लेकिन अनुच्छेद 21 के को में क्या है? इसमें है बच्चों का जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक, अब यहाँ 51 के को के बारे में बताए थे कि मूल कर्तव्य जो दिया हुआ है अनुच्छेद 51 के को में है, और अनुच्छेद 51 में क्या है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय शांति है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। और रही बात किसकी? अनुच्छेद 52 में, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, भारत का राष्ट्रपति का पद जो है ये अनुच्छेद 52 में ही है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, और निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का ये अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, इसको ऐसे रिलेट कर लीजिएगा थोड़ा, निर्वाचन 54, निर्वाचन 54, निर्वाचन 54। देखिए है तो राष्ट्रपति का ही, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर पूछे तो थोड़ा सा क्या ऐसे हिंट कर लेने से क्या है आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होता है और आसानी से टिक कर लेते हैं। तो निर्वाचन 54 अनुच्छेद 54 में है। भारत के राष्ट्रपति का पद है वो अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति है अनुच्छेद 75 में है। ठीक, तो राष्ट्रपति के बारे में एक बार फिर रिवीजन करिए। देखिए, राष्ट्रपति का पद पूछे तो अनुच्छेद 52 हो गया, निर्वाचन 54, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। और 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और राष्ट्रपति से एक और अनुच्छेद याद रखिए, जो कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 76 में। ठीक है, ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, यानी कि भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। ठीक, अब बात करते हैं क्या 3 अनुच्छेद यहाँ पर है जो कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। संसद का गठन, देखिए संसद का गठन है दिया हुआ है अनुच्छेद 79। ठीक है, और राज्यसभा का गठन है अनुच्छेद 80, और लोकसभा का गठन है अनुच्छेद 81। तो आपको कई बार याद करवाएं आपको। देखिए, संसद है अनुच्छेद 79 आपको याद होगा, और राज्यसभा है अनुच्छेद 80, और लोकसभा है अनुच्छेद 81। ठीक है, तीनों अनुच्छेद ये साथ में लगातार आपको याद रहेगा, 79, 80, 81। एक शब्द याद रखना है सरल, यानी कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, तो ये तीनों का है अनुच्छेद 79, 80, 81। तो ये 3 अनुच्छेद हमेशा याद रहेगा, आपको याद रखना है सरल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 85 की बात करते हैं। लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद में? लोकसभा का विघटन अनुच्छेद है 85 में, याद रखना है। लोकसभा का विघटन है अनुच्छेद 85 में। संसद का संयुक्त अधिवेशन ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 में। आपको पीछे क्वेश्चन 3 पूछे थे, उसको बताते देखिए। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 में। 3 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, और अनुच्छेद है 108। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 112 में है। इसको उल्टा कर भी पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। ठीक है, ये बजट के बारे में दिया हुआ अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 244 है। अनुच्छेद 244 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244 में है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि पंचायतों की अवधि ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 243 के ई में है। ठीक, पंचायतों की अवधि। पंचायतों की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 243 के जी में है। और राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के आई में है। ठीक, और केंद्रीय वित्त आयोग है वो है अनुच्छेद 280 में। ये तो यहाँ दिया हुआ। ठीक, अब ये 3 अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। कैसे? देखिए, पंचायतों की अवधि पूछे तो अनुच्छेद 243 के ई में है।
देखिए ए से लेकर ओ तक है, आपको बताए थे पीछे, ए से लेकर पंचायत के बारे में ओ तक है, 243 के ए से 243 के ओ तक है। तो इसमें क्या काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, आप याद करेंगे लेकिन वहाँ एग्जाम में भूल जाएंगे, कौन होगा नहीं होगा भूल जाएंगे। ये 3 अनुच्छेद आपको आप याद करवाते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा हुआ है और रिपीट भी होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। बाकी क्या है, अगर कुछ याद नहीं भी हो, अगर कुछ याद हो तो ऑप्शन छांट के भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये तीनों को रट जाना है। कैसे, देखिए इसमें क्या पूछेगा आपसे कि पंचायतों की अवधि किस अनुच्छेद में, तो अवधि कितने साल का होता है ये बताइए। पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो जनरली कितना होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। तो 5वें स्थान पर कौन है, ई है ना, ABCD में 5वें स्थान पर कौन है, ई है। तो बस यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा, अवधि पूछेगा तो पंचायतों की अवधि यानी कि अवधि 5 साल होता है, तो 243 का ई हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात इसका शक्ति, पंचायतों की शक्ति, तो पंचायतों की शक्ति है अनुच्छेद 243 के जी में है, ठीक है। तो जी से यहाँ रिलेट करिएगा कि बचपन में जो पार्ले जी खाते थे, तो पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है, पार्ले जी है ना, पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है, यानी पंचायतों की शक्ति जी में आ जाएगा, ठीक, अनुच्छेद 243 के जी में आ जाएगा। और राज्य वित्त आयोग, तो आयोग की बात होगा आई, आयोग आई है ना, 243 के आई में राज्य वित्त आयोग का गठन है, आयोग आई, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों याद हो गया आपको, ठीक है। पंचायतों का कार्यकाल पूछे यानी 5 साल का होता है, यानी ई पर 5 है, शक्ति पार्ले जी है ना, खाने से शक्ति मिलती है, तो यानी 243 का जी, और राज्य वित्त आयोग यानी कि 243 का आई में, और केंद्रीय जो है वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 324 है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, निर्वाचन 24 ऐसे रिलेट कर लेना है, निर्वाचन 24 यानी कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 324 में, ठीक है। बाकी आपको जब रेगुलर पढ़ाते हैं आपको बताते हैं उसमें कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसी 25 जनवरी को इससे क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो निर्वाचन अनुच्छेद यहाँ याद रखना है, निर्वाचन 24, ठीक, निर्वाचन 24 यानी अनुच्छेद 324 में है। और यहाँ पर कुछ अनुच्छेद है जो कि आपको याद रखना है, कौन सा मालूम, एक अनुच्छेद पूछा जाएगा कि भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है, तो भारत का संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में, ठीक, ये याद रखना है आपको, भारत का संघ लोक सेवा आयोग है अनुच्छेद 315 में है। नेक्स्ट है 330 और 332, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 330 और 332, ठीक। तो अनुच्छेद 330 जो है और अनुच्छेद 332 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में SC ST का आरक्षण है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण है अनुच्छेद 330 में लोकसभा में, और विधानसभा में जो है SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 332 में, ठीक। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो कभी, तो इसको ऐसे रिलेट करिए कि विधानसभा में आरक्षण जो है SC ST का, विधानसभा 32 यानी 332, और लोकसभा में हो जाएगा 330, ठीक। तो 330 और 332 दो अनुच्छेद है, और इसमें दोनों में क्या SC ST का आरक्षण है, तो विधानसभा 32, विधानसभा में जो है SC ST का आरक्षण 32 में है, और लोकसभा में SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 330 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 343, इसमें क्या है, संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343 में क्या है, संघ की राजभाषा है अनुच्छेद 343 में। अब 352, 56 और 60 ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाँ याद रखना है। आपातकाल जो है प्रावधान 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय संकट का प्रावधान है अनुच्छेद 360 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये भारत में कितनी बार अब तक लगा है, तो 3 बार लगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लगा था, पंजाब में, और राष्ट्रपति शासन बिहार में अब तक कितनी बार लगा है, तो ये 8 बार लगा, ये ध्यान रखना है। वित्तीय आपात जो है ये भारत में अब तक कितनी बार लगा है, 1 बार भी नहीं लगा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका एक और अनुच्छेद है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना है आपको कि अनुच्छेद 368 ये इसमें क्या है, संविधान संशोधन की प्रावधान है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस में है, तो अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में, ठीक है। तो संविधान संशोधन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 368 में भाग 20 में है, और कहाँ से लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, ठीक है। और एक अनुच्छेद और याद रखना आपको, अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत ही
सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो ये अनुच्छेद 32 को ही कहा था, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। और हाई कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जो 5 रीट होता है वो जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक। तो इतने सारे चीज़ें ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से एक शानदार ट्रेंडिंग टॉपिक होता है समाप्त, और वीडियो एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है, और आपकी सफलता में 4 चांद लगाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।